SI यूनिट ऑफ, हाँ SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी वो क्या आएगा, रो इंटू एम। किस तरह आएगा वो मैंने आपको सिखा दिया। नाउ फॉर अ मटेरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया द रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया, क्योंकि रेजिस्टिविटी मेनली, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है, मटेरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया। अगर लेंथ एंड एरिया अगर आप सेम रखो, ठीक है, और मटेरियल भी अगर आप सेम रखो तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी अच्छा अब ये एक देखो रेजिस्टिविटी को समझ लेते हैं कि रेजिस्टिविटी का यूज क्या होता है। समझ लो आप इंजीनियर बन गए, आपके पास 3 कलर के वायर कोई लेके आया आपकी कंपनी के लिए, एक रेड है, एक पर्पल कलर लेके आया, और एक समझ लो ब्लू लेके आया या फिर ग्रीन लेके आया। अब उस बंदे को मालूम है कि भाई ये जो है चेयर पे बैठने वाला, उसको रेड कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो जानबूझकर वो रेड लेके जाएगा और वो रेड पसंद भी कर लेगा। पर क्या रेड पसंद करना अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसको पहले उसको क्या चेक करना पड़ेगा। समझ लो उसको यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी ले जानी है, तो उसको बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी कि भाई इसका डायमीटर कितना है, वो किस मटेरियल से बना है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। यानी ये दोनों चीजें तो उसको पहले चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड है, मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड है। समझ लो तीनों कॉपर के वायर है, मटेरियल सेम रखी है आपने, ठीक है। अब एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ दोनों चेक करनी पड़ेगी। अब समझ लो ये 100 किलोमीटर तक उसको अपनी कंपनी के वायर डालने हैं, तो अब वायर की क्वालिटी कैसे चेक करेगा, वो क्या करेगा, वो तीन खरीदेगा पहले, कितने 100 किलोमीटर, फिर उसमें से चेक करेगा कि भाई कौन सा अच्छा था। यानी उसको 3 का खर्चा करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 100 किलोमीटर का तीनों वायर ले लो और सबको चेक करो कि कौन सा अच्छा है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेगा, तीनों का एक रेफरेंस बना लेगा कि भाई एक तीनों का सबसे पहले वो उसको कंपनी वाले को बोलेगा भाई सबसे पहले एक, हेलो, तीनों का सबसे पहले वो बोलेगा भाई सबका एक तो डायमीटर सेम करके लाओ, ठीक है, और फिर कहेगा भाई सबकी मुझे समझ लो 1-1 मीटर की लेंथ दे दो। इस 1-1 मीटर की लेंथ का वो बोलेगा भाई सबकी मुझे रेजिस्टिविटी फाइंड करके दो। वो कंपनी वाला जिसको वायर खरीदना है वो उसको वायर बनाने वाले को बोलेगा सबसे पहले मुझे तीनों की रेजिस्टिविटी बताओ। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो मटेरियल हम यूज करेंगे। तो दिस इज द यूज ऑफ रेजिस्टिविटी, कि हम हर बार अगर 100 किलोमीटर तक वायर खरीद के चेक करेंगे कि कितना कौन सा पावरफुल है और कौन सा अच्छा है, तो वो तो वेस्टेज ऑफ मनी है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर वायर का छोटा सा टुकड़ा लेके, और वो टुकड़े सेम लेंथ के होने चाहिए वापस, ठीक है। सबकी फिर क्या चेक करेंगे, रेजिस्टिविटी। ऐसा हो सकता है कि तीनों कॉपर के ऊपर तीनों में इम्प्योरिटी अलग अलग हो, तो रेजिस्टिविटी अलग अलग आएगी। ऐसा हो सकता है सारे कॉपर के हैं, एक अच्छा क्वालिटी का कॉपर है, एक बेड क्वालिटी का कॉपर है, एक बहुत ही खराब क्वालिटी का कॉपर, तीनों कॉपर के वायर, और तीनों की रेजिस्टिविटी ओहो कौन है अच्छा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। हाँ भाई, नाउ सी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरीज विद द टेम्परेचर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करती है। रेजिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, इन अदर वर्ड्स अप टू व्हाट एक्सटेंट विल द मटेरियल रेजिस्ट द करंट फ्लो। देखा, ये था उसका यूज कि भाई व्हाट एक्सटेंट, कब तक वो, यानी कितना वो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करेगा। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसको हम ज्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा और इलेक्ट्रिकल कंजप्शन भी कम होगा। See, resistivity of an alloy is generally higher than that of constituent elements. Example, constant of alloy, यानी ये constant जो एग्जाम्पल जो है इट्स alloy of copper and nickel। अब ये समझ लो क्या कहना क्या चाहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल,
is generally higher than those of constituent elements. Alloys have high resistivity and do not oxidize readily at high temperature. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electrical iron heating and toaster. फिर से पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं. देखो, alloys have high resistivity and do not oxidize readily at high temperature. For this reason, they are commonly used in electrical heating like electric iron heater and toaster. ये देखो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं जिसमें अपने को हीट प्रोड्यूस करनी है. जस्ट लाइक टंगस्टन एज अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब. मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि भाई बल्ब जो होता है उसके अंदर टंगस्टन का ये वायर होता है. ये वायर में से जब हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस, अब समझा सकता हूं मैं, उस वक्त नहीं समझा सकता था. इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है. अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होगा तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और जो वो हीट प्रोड्यूस करता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट. जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ येलो लाइट. तो हमारे पास क्या मिलती है? येलो लाइट मिलती है. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसमें हमें हीटिंग की जरूरत है. तो उस हीटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट में हम ऐसे वायर यूज करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी, या सिंपल लैंग्वेज में जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा. इस पे कोई डाउट? सर ना खबर पड़ी. देखो भाई, सिंपल इलेक्ट्रिकल हीटर जो है वो किस चीज के लिए बना हुआ है? हीटिंग करने के लिए. अब वो चीज हीट कब होगी? जब ये समझ लो ये वायर है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो जाएंगे तो वो गर्म नहीं होगा. सिंपल समझ लो कि भाई हमें जब भी हमें यानी विंटर होता है, जब विंटर में हम दोनों हाथ घिसते हैं, क्यों घिसते हैं? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं. फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी, यानी रेजिस्टिविटी हाई है, यानी या वो क्या करेगा? फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए. फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा क्रिएट करेगा तो वो वायर क्या होगा? गर्म होगा. वो वायर गर्म होगा. और इलेक्ट्रिकल आयन हम प्रेस करते हैं, टोस्टर जो है, हीटर जो है, उसमें हमें यही जरूरी. हीटर में होता कुछ नहीं है, वेरी सिंपल. एक इस तरह का वायर होता है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और पीछे पंखा होता है. ठीक है, पीछे पंखा होता है जो हवा फेंकता रहता है. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. पर हमें जरूरी क्या है? इस वायर को गर्म करना. तो इसलिए हम ऐसा वायर यूज करेंगे उसके अंदर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो या फिर उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई हो. ओके, एनी डाउट? ओके, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम. ये वर्ड पे ध्यान दो जरा. अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो सिंगल रेजिस्टेंस, एक एक वायर की बात कर रहे, सिर्फ सिंगल वायर की बात कर रहे. जब इसके साथ हजारों वायर ज्वाइंट हो जाए इस तरह, क्योंकि हमारे घर में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही वायर होगा. ठीक है, बहुत सारे वायर होते हैं. तो क्या होगा? तो उसके लिए हमें दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड दूसरा रेजिस्टेंस इन पैरेलल. तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई हुई है जिसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है R1, R2 एंड R3. ये तीनों जो रेजिस्टेंस हमने ज्वाइन किए हैं, दैट इज कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन. दैट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन. अब सीरीज कनेक्शन किसको कहते हैं? तो सिंपल, जैसे हम हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक लंबी सीरीज बनाते हैं, इसी तरह इसका ये जो पॉइंट होगा वो इसमें ज्वाइंट होगा. इसका जो पॉइंट होगा वो इसमें ज्वाइंट होगा. इसका जो पॉइंट ये यहाँ पे ज्वाइंट होगा. ये इसका जो ये एंड होगा वो यहाँ पे ज्वाइंट होगा. ये जो एंड है वो डायरेक्टली किसके साथ ज्वाइंट हो रहा है? बैटरी के साथ. ये जो एंड है वो डायरेक्टली किसके साथ ज्वाइंट हो रहा है? बैटरी के साथ. तो दैट मीन्स दे आर इन सीरीज कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन दैट मीन्स दोनों के एक एक एंड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए, दैट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन. और जो टोटल रेजिस्टेंस यानी जो टोटल पेयर बनता है उनका फर्स्ट एंड लास्ट एंड जो होता है वो बैटरी के साथ ज्वाइंट होता है. इसमें कोई डाउट ड्राइंग में? दैट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन. ओके,
अब देखते हैं आगे क्या है, देखो। नाउ वी नो द ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। अब अगर ओम्स लॉ हम सारे इसमें लगाएं, एक चीज और रहेगी यहाँ पे, वो समझा देते। देखो, ऑलवेज जो डिफरेंस होता है वोल्टेज का, वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस 1 है, उसका वोल्टेज V1 होगा, इसका वोल्टेज V2 होगा, इसका वोल्टेज V3 होगा। अब आप कहोगे सर अलग अलग वोल्टेज क्यों होगा? बिकॉज ऐसा हो सकता है, अच्छा ये हमारे घर जैसा बात कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है हमारे घर का अगर सर्किट ऐसा हो, तो ये समझ लो ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये फैन है, सबका रेजिस्टेंस एक जैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम ऐसा सोच सकते हैं कि R1, R2, R3, ऑल थ्री आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, और तीनों को जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग रहती है। आपने कभी देखा होगा आपके घर में जो गीजर लगा हुआ है, ठीक है, उसके लिए हमें ज्यादा एम्पियर की जरूरत पड़ती है, उसका कनेक्शन अलग रहता है। तो जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उस तरह उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। इस तरह यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, वोल्टेज डिफरेंट होंगे सबके। एक और बात, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तीनों के, यानी ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेम जो यहाँ पे है वही इसके अंदर पास होगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वो इलेक्ट्रिक करंट आई है, वो भी यहीं से पास होगा। यहाँ से जब बाहर निकलेगा तब भी वो आई होगा जो इसमें से पास होगा, और यहाँ से जब बाहर निकलेगा तब भी वो क्या होगा, आई होगा। यानी इस डेफिनेशन में याद रखना, जो आई है ये current I flowing through the series, current flowing through the resistance in the series will remain same. This is the main key concept of this theory. Series connection में I same रहता है, जबकि potential difference will be different. कोई डाउट इसमें? सर मतलब करंट पूरे रेजिस्टेंस में जब भी फ्लो होगा वो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा? चेंज नहीं होगा, इसमें से भी वही करंट पास होगा, इसमें से भी यानी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ओके, चलिए देखो एक सिंपल, चलो समझ लेते हैं। समझ लो ये पानी की एक पाइप है, यहाँ पे हमने टरबाइन रख दिया है, ये एक टरबाइन रखा, ये एक दूसरा टरबाइन रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इलेक्ट्रिक मोटर से। यहाँ पे मैं बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारे टैंक में से पानी खींच के यहाँ पे लाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने पानी डाला तो जो वाटर का फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पूरा का पूरा फ्लो इसे मिलेगा, जब बाहर आएगा वो भी वही वाटर का फ्लो होगा, वो इसे मिलेगा और वही बाहर आएगा। अब ऐसा हो सकता है कि ये टरबाइन आपने छोटा रखा हो और ये टरबाइन बहुत ही बड़ा रखा हो, तो उस हिसाब से वो चेंज हो सकता है, उसका पावर यानी उसकी एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो सकती है। पर करंट का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो तो एक ही होगा, क्योंकि वो तो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। गॉट इट? ऑल स्टूडेंट्स ये समझ में आया? यस सर। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। देखो अब मैथमेटिकल स्टेप से, साइंस कुछ नहीं है इसमें। V इज इक्वल टू आई आर, अगर हम सारे रेजिस्टेंस को ओम्स लो लगाए तो V1 यहाँ पे V1 कर दो और यहाँ पे R1, I चेंज नहीं होगा, दैट्स व्हाई सी वी केप I एज इट इज। V1 इज इक्वल टू आई R1, देन V2 इज इक्वल टू आई R2, देन V3 इज इक्वल टू आई R3। I तीनों में सेम रहेगा। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसका, ये V1 है, ये V2 वोल्टेज और V3 वोल्टेज, पर ये इन सबको वोल्टेज मिलेगा कहां से, B में से। उसका डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सबका अलग अलग होगा तो सबकी रिक्वायरमेंट जो एनर्जी की होगी वो अलग अलग होगी, पर सभी की एनर्जी तो अलग अलग रहेगी, पर जो टोटल एनर्जी को जो रिक्वायरमेंट इन तीनों का अगर हम टोटल करेंगे तो वो तो कहां से आएगा, यहीं से आएगा। दैट्स व्हाई V इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। V1 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो सब में से मैं I कॉमन निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ से सब में से I कॉमन निकल गया, तो वी गॉट R1 प्लस R2 प्लस R3। अब दोनों साइड से हम I कैंसिल कर देते हैं, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे हमने लगाया R इफेक्टिव। R इफेक्टिव का मतलब होता है कि जब तीनों रेजिस्टेंस ज्वाइंट हो जाएंगे उसके बाद पूरी जो सर्किट होगी उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। दैट इज द न्यू रेजिस्टेंस, उसको कहते हैं आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। We conclude that effective resistance of the several resistors joined in series is equal to the algebraic sum of the individual resistors. Effective resistance is equal to what? Addition of single resistance, individual resistance, and the next resistance. Yes, बोलो। सर मतलब अगर हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। मिनट, तेरे क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा, मैं वही समझा रहा हूँ। नेक्स्ट सी, तो ऑल्सो द नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। वो देखते हैं। अब देखो, अगर मैंने एग्जांपल लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो यहाँ पे समझ लेते हैं। चलो, सपोज ये अपना घर है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस आपने लिया R1 जो है वो समझ लो 5 ओम का लिया, दूसरा आपने लिया 10 ओम का लिया, और तीसरा लिया 20 ओम्स का लिया। ये घर में आपने लगा दिया, ठीक है। अब आपके घर में जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो तो एक ही जगह से अप्लाई होगा, बाहर से जो पावर आ रहा है वहीं से, ठीक है। पर अब बिजली का बिल, अगर आपने ये तीनों रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में लगाया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्या होगा? 5 प्लस 10 प्लस 20, दैट बिकम्स हाउ मच? 35। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बिजली का बिल जो आएगा वो 5 को देख के नहीं आएगा, 20 को देख के नहीं आएगा, 35 को देख के आएगा, क्योंकि आपके पूरे घर का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 35 हो चुका है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। हाँ, आप बोल दो क्या कह रही थी? वो पूरे हमको सर्किट का अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे ना। इट इज कॉल्ड इक्वल। अच्छा, उसका दूसरा वर्ड भी है, कभी बोर्ड में आ जाए तो याद रखना, आर इफेक्टिव को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बट नॉट ऑलवेज, अगर वो सीरीज कनेक्शन में है तो, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, अगर वो पैरेलल कनेक्शन में होगा तो क्या होगा। दिस इज द पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। अब देखते हैं इसको क्या है। देखो, अब इसको समझने के लिए दूसरी बात समझ लेते हैं। सपोज वही वाला जो वाटर का मैंने एग्जांपल दिया था, वही वाटर का एग्जांपल देते हैं। सपोज ये पाइप है, अब यहां से हमारे पास 2 रास्ते हो रहे हैं या फिर 3 रास्ते हैं। मैं ड्रॉ कर देता हूँ परफेक्टली, फिर आपको समझाता हूँ। और देखो, हमने एक टरबाइन यहाँ पे रखा हुआ है, एक टरबाइन यहाँ पे रखा हुआ है, एक टरबाइन यहाँ पे रखा हुआ है, और तीनों टरबाइन में से पानी जाने के बाद वो तीनों पाइपलाइन कहाँ पे, हमारी जो मोटर जो है पाइप पानी के लिए, वहां पे आ रहा है।
फाइनली। ये समझ में आया फिगर? अब होता क्या है, देखो हम जैसे ही मोटर स्टार्ट करेंगे यहां से पानी का फ्लो स्टार्ट होगा, यहां से पानी का फ्लो स्टार्ट होगा। वो स्टार्टिंग में तो एक ही होगा आई, ठीक है। अब जैसे वो यहां पे आएगा तो क्या होगा, उसके 3 पार्ट होंगे, उसके 3 पार्ट हो जाएंगे। एक I1 यहाँ पे जाएगा, एक I2 यहाँ पे जाएगा और एक I3 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। पर पानी को जो पहुंचाने का जो पावर है, यानी उसके अंदर जो फोर्स है, वो तो यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में जो चेंज हो रहा है वो क्या है, देखो इस केस में जो चेंज होगा दैट इज द करंट। इस केस में जो चेंज होगा वो करंट चेंज होगा, क्योंकि वोल्टेज तो ऑलवेज किसके ऊपर डिपेंड रहता है, दोनों पॉइंट के बीच। यानी इसका पूरा, क्योंकि इसको हमने, ये जो बैटरी है हम किसको चलाने के लिए चालू कर रहे, ज्वाइन कर रहे हैं, इन तीनों को चलाने के लिए, और वो हमने पैरेलल में ज्वाइन की। यानी इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, इस बैटरी का वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, करंट, क्योंकि उसके पास करंट को जाने के लिए 3 रास्ते मिल रहे हैं, एक I1 है, एक I2 है और एक I3 है। ये समझ में आया सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर तो कुछ नहीं है, Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह, हाँ, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे I डिवाइड होगा, V सेम रहेगा, एंड उसमें क्या था, V डिवाइड रहेगा और I सेम रहेगा, इसमें सीरीज में। सर बोलो। સર આના પહેલા વાળું ડાયાગ્રામ બતાડો ને. ये रहा, પણ સર આમાં કરંટ અને આઈ બંને, અરે કરંટ અને બધું સરખું જ જાય છે ને, ना આમાં તો કઈ ડિવાઈડ નહીં થતું. उसमें डिवाइड होगा, देखो ये रहा, इसमें ये सब कुछ मैंने पहले भी समझाया था। देखो पहले वाली जो फिगर है वो फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। पहले मैंने वाटर की जो फिगर ड्रॉ की थी इस तरह थी, ये यहाँ पे एक टरबाइन अरेंज करेंगे और एक टरबाइन यहाँ पे अरेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो वाटर आएगा वो ये मोटर हमने जो चला रखी है वहां से वाटर आएगा। हमने यहाँ पे एक टरबाइन रखा हुआ है, एक टरबाइन यहाँ पे है और एक टरबाइन यहाँ पे है, ठीक है। अब करंट यहाँ से आई जो फ्लो होगा तो वही आई यहाँ से फ्लो होगा, वो सारा आई जो करंट जो वाटर का जो मूवमेंट है वो सारा यहीं से भी आई होगा और यहाँ से भी आई होगा, क्योंकि आई को पास होने के लिए अलग अलग रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आई इस केस में सेम रहेगा। आई इस केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, देखो अब यहाँ पे क्या वोल्टेज कैसे डिफरेंट हो जाए, उसका क्वेश्चन उसने जो पूछा वो मुझे समझ में आएगा। देखो भाई वोल्टेज कैसे चेंज होगा, तो समझ लो कि भाई जब भी पानी का फोर्स यहाँ पे आएगा तो वो इसको घुमाने में यूज हो जाएगा पानी का फोर्स, ठीक है। तो उसके बाद जो फोर्स बचेगा वो फिर इसके अंदर अप्लाई होगा, यानी डिवाइड क्या होने वाला है, बी डिवाइड होगा। यहाँ पे ऐसा है कि तीनों का V का जो यानी तीनों को हमने सेम फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तीनों को सेम फोर्स अप्लाई किया और तीनों के यहाँ से डायमीटर रखे हुए हैं, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यानी वोल्टेज हमने तीनों को एक तरीके दिए हुए हैं, वो खुद डिवाइड होंगे किसमें, I1 I2 और I3 पर। जबकि यहाँ पे जो है करंट डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या डिवाइड होगा, वोल्टेज, क्योंकि पहले ये यहाँ पे आता है फिर यहाँ पे जाता है, पर हमने जो वोल्टेज लगाया है वो यहाँ तक तो इक्वल ही है और बाहर जब भी निकलेगा तब भी इक्वल ही हो जाएगा। गॉट इट? एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर? સર कौन? યસ સર.
ओके, सर कोई डाउट? हाँ बोलो, कौन किसको डाउट है? अबे तो एक भाई तूने की करंट सेम आज रहे किसमें, हाँ उसमें करंट सेम रहेगा, इसमें करंट डिवाइड होगा, पैरेलल में करंट डिवाइड होगा और उसमें वोल्टेज डिवाइड होगा। इसमें करंट डिवाइड होगा, उसमें वोल्टेज डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो इस हिसाब से बनता है कि आई, अगर हम यहाँ पे वोल ओम्स लो लगाते हैं, ओम्स लो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम आई को सब्जेक्ट बना ले तो आई इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन आर। पर सब में देखो V तो सेम रहेगा, सब में V सेम रहेगा, और रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट तो चेंज होगा ही, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस, हम जानते हैं कि भाई रेजिस्टेंस और करंट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसा रेजिस्टेंस हमने रखा होगा उसके हिसाब से करंट तो चेंज होगा ही। अब टोटल करंट, टोटल करंट जो होगा वो I1, I2 और I3 होगा। टोटल करंट जो होगा वो दैट इज I1, I2 एंड I3। तो इसमें सब में फॉर्मूला रख देते हैं, देखो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, जो यहाँ से आया। फिर I1, I2, I3 ये तीनों की वैल्यू रख देते हैं। तो इन तीनों में से सबको V को कॉमन निकाल लेते हैं, तो V को कॉमन निकाला तो ये हमारे पास आया V, V एंड V कैंसल, तो फाइनली वी गॉट द फॉर्मूला दैट इज, नहीं लिखा है तो लिख देते हैं, what is the formula for resistance, equivalent resistance 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। अब मैं फिर से न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, वो पहले पढ़ लेता हूँ। ठीक, thus we conclude that the reciprocal of the total effective resistance of these several resistance connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance। क्या बोला है? रेसिप्रोकल इफेक्ट, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस और उनका सम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। अब आगे वाला एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके घर में आपने 3 रेजिस्टेंस लगाए 5, 10 एंड 20, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख के सोच लेते हैं क्या होता है, तब सब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मीनिंग है सीरीज और पैरेलल का। हम यहाँ पे रखते हैं 1/5, यहाँ पे रखते हैं 1/10 और यहाँ पे रखते हैं 1/20। चलो बोलो कौन करवाएगा ये सम आगे, सिंपल 5th क्लास का सम है। सर। बोलो व्हाट इज द एलसीएम? सर 30। 1 मिनट वेट करना। हाँ बोलो क्या आंसर था भाई? सर 7/20। फाइनल आंसर इज, एलसीएम क्या था? 0.20। 20 इज इक्वल टू 1/r। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है जो आपको एग्जाम में भी आ सकता है, इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं और दूसरे सर्किट वाले वो तो देखते हैं बाद में। 1/r इज इक्वल टू व्हाट, 20/7। फाइनल आंसर क्या आएगा, डिवाइड करके देखो पॉइंट में। R is equal to 2.8। 2.8 R is equal to 2.18। 2.8 18। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.18 हो या 2 व्हाट एवर,
तो देखो पहले हमने क्या देखा था, अगर सीरीज कनेक्शन होता तो इन तीनों का एडिशन करो तो आपका घर का जो बिजली का बिल था वो 35 ओम के हिसाब से आता, और अगर आपने पैरेलल कनेक्शन रखा हुआ है तो आपका घर का बिजली का बिल आर के हिसाब से आएगा, 2.18 के हिसाब से आएगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। अब हाँ बोलो। સર આર આર વન આ 1/R1 + 1/R2 એ વાળી કઈ એટલે શેની ફોર્મ્યુલા છે? This is parallel connection. This is for સેની ફોર્મ્યુલા છે, ઇફેક્ટિવ ફાઇનલ ઇફેક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ ત્રણેયનું ભેગું થયા પછી જે રેઝિસ્ટન્સ આવશે શેમાં, પેરેલલમાં, એના માટેની આ ડેફિનેશન। એ શેમાં મૂકવાની, કયા સમ્સમાં? તો ન્યુમેરિકલ આવશે એમાં મૂકવાની, તમને કઈ કનેક્શન ઓર દે આર ઇન પેરેલલ કનેક્શન એવું કહેશે તો તમારે પેરેલલ નો પેરેલલનો ફોર્મ્યુલા મૂકવાનો, એક્ઝામ આપી દેશે તો આપણે નહીં મૂકવાનો, આપણે જાતે ડિસાઈડ ના થાય સિરીઝ છે કે પેરેલલ। ક્વેશ્ચનમાં લખેલું છે દે આર ઇન સિરીઝ ઓર દે આર ઇન પેરેલલ, એ ન્યુમેરિકલ આવે થોડી રાહ તો થઈ જશે। चलो नेक्स्ट, अच्छा मैं ये कह रहा था, अब ये अगर आपने हेडिंग देखा हो जब मैंने ये करवाया था, टॉपिक का स्टार्टिंग का हेडिंग देखो क्या है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो क्या हो रहा है, ये आंसर क्या है अपना, तीनों का मिला के 2.18 आ रहा है, सेम वैल्यू से यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज द 35। तो सीरीज कनेक्शन में अगर होंगे तो मैं मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है, अगर पैरेलल में होंगे तो मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। ओके, अब क्या प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन सीरीज कनेक्शन इफ any of the component fail to work the circuit will break and then none of the component will work। अगर सब कुछ आपने सीरीज में रखा हुआ है, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ, तो अगर समझ लो कोई भी प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ क्योंकि इसी का कनेक्शन आगे जा रहा है, तो अगर ये खराब हो गया तो फिर आगे के कोई भी चलने वाले नहीं है। अगर आपने पैरेलल में रखा है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे देख लेते तीन रास्ते, ये तीन है, हमने यहाँ पे वोल्टेज लगा रखा है, तीनों मिक्स होके अगर इसमें से समझ लो कोई भी एक लाइट खराब हो गई या फिर कोई एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो करंट बाकी के दो में से अप्लाई होने ही वाला है। और उसमें क्या था, अगर फर्स्ट वाला खराब हो गया तो बाकी के तीन इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। बोलो ध्रुवी। સર અગર અહીંયા આગળ જ કરંટ નું પેલું થઈ अगर ગયું તો यहाँ पे करंट खराब हो गया तो फिर पूरा चला जाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो हाँ, और दूसरा देख लेते हैं क्या है, देखो it is not possible to connect a bulb and heater in the series because they need different value of current to operate properly। अब ये जरा ध्यान से देखो, it is not possible to connect a bulb and the heater। देखो हीटर किस काम का है, हीटर हमें ऐसा चाहिए कि बहुत गर्म होना चाहिए, उसके लिए उसको हाई वोल्टेज चाहिए, और बल्ब जो है वो छोटा सा बल्ब है, उसको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है। तो समझ लो आपने पहले हीटर लगाया हुआ है, आपका मेन काम है भाई हीटर लगाने का, यानी आपको वार्मनेस चाहिए, गर्म हवा चाहिए, आपने हीटर लगाया, पर हीटर किस चीज पे काम करेगा, रेजिस्टेंस पे। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसको उतना ही वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए। देखो आप अपने घर में जो गीजर है उसको उसके लिए अलग से स्विच लगाते हैं क्योंकि उसको वोल्टेज ज्यादा चाहिए। अब समझ लो प्रॉब्लम क्या होगा कि उसी के सीरीज में आपने एक छोटा सा बल्ब लगा दिया है, तो क्या होगा, बहुत ही, यानी हीटर को गर्म करने के लिए आपने ज्यादा वोल्टेज यूज किए, तो वो ज्यादा वोल्टेज आपके बल्ब में से अगर पास होगा तो ये बल्ब तो उस चीज के लिए बना ही नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी।
कि वो ज्यादा वोल्टेज को टॉलरेट कर सके। हीटर कर सकता है क्योंकि हमने उसके अंदर ऐसा वायर रखा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और वो ज्यादा पावर को यानी ज्यादा वोल्टेज को टॉलरेट कर सकता है। हीटर बनाई इसीलिए हॉट होने के लिए। पर ये जो बल्ब है उसमें से अगर ज्यादा वोल्टेज पास हो गया तो ये फूट जाएगा। तो कभी कभी घर में ऐसा होता है, तो बल्ब कभी फूट जाता है। अब तो बहुत सारे कम केसेस होते हैं क्योंकि अब तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज में और ऐसे होता है जहाँ पे भी तो बल्ब फूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से हाई वोल्टेज पास हो रहे हैं जिसके लिए वो बना ही नहीं है। बल्ब को तो बहुत कम वोल्टेज चाहिए, कम वोल्टेज पे अच्छी खासी लाइट देता है। पर हीटर को गर्म होना है, उसके लिए उसको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, उसको वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द लिमिटेशन और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक खराब होगा तो सब खराब हो जाएंगे। और अलग अलग कैपेसिटी वाले इंस्ट्रूमेंट को हम एक साथ सीरीज में नहीं लगा सकते, क्योंकि एक में से अगर कम कैपेसिटी वाला है उसमें से हाई कैपेसिटी का अगर वोल्टेज चला गया तो वो खराब हो सकता है, फिर जल सकता है या फिर ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब भी हमारे घर में देखो इलेक्ट्रिक वायरिंग जब भी होता है तो ये सब कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, आपके घर में कभी लाइट गई हो या फिर आपके घर का फ्यूज गया हो तो देख लेना, आपके घर के बाहर बहुत सारे फ्यूज होंगे, उसको अप डाउन करके आप देखोगे। अभी मत देखना, वैसे भी अभी कोई मिलता नहीं है, तो बाद में देख लेना। ठीक है, तो अप डाउन करके देख लेना। एक स्विच बंद करोगे तो कुछ पंखे बंद होंगे, कुछ लाइट बंद होगी, कुछ पंखे और कुछ लाइट चालू रहेगी, कुछ इंस्ट्रूमेंट चालू रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे घर में ऐसा नहीं कर सकते। आप तो कहोगे सर आपने तो अच्छा खासा सिखा दिया, हम तो सारे घर के कनेक्शन पैरेलल में कर देंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जितना जो अच्छा पैरेलल में क्या होता है, जितने ज्वाइन करोगे ना उतना रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप कहोगे सर के घर के सारे इंस्ट्रूमेंट जो पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं, और वो वायरिंग इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि जब भी अगर कोई फॉल्ट प्रोड्यूस होता है आपके घर में तो जो वायरमैन है उसको ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इतने सारे वायर एक दूसरे के साथ क्रॉस हो गए, इसलिए घर में कुछ कनेक्शन पैरेलल किए जाते हैं, कुछ कनेक्शन सीरीज में किए। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। ये नोट्स मैं आज आपको भेज दूंगा, पर मुझे ये इतना लिख के बताना है आपको, यहाँ तक लिखना है। ओके ओके सर। और शायद नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर खत्म हो जाएगा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे सर्किट वाले। अच्छा, वो तो डिस्कस करना रहेगा। मुझे नेक्स्ट टाइम याद दिलवाना भाई, आपका जो टेक्स्ट बुक वाला है किसका था? हरीश्री। हाँ, तो इम्पोर्टेंट है, अभी करना है कि चलेगा नेक्स्ट टाइम करेंगे तो? नहीं सर, चलेगा नेक्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट टाइम याद दिलवाना। सर ओके सर। सर हाँ बोलो बोलो। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग वायरिंग्स करवाते हैं घर पे, अगर हम लोग करवाते हैं तो हमको बता